नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक निकला है, उस बुक के सेट नंबर 4 का भी हम डिस्कस आप लोगों के सामने करेंगे। रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर यह क्या होगा? 4 होगा। इससे पहले हम 3 सेट का वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, हुआ है आपको पैटर्न पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? पैटर्न का पता जो है आपको क्वेश्चन बैंक से चलेगा। कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। अगर जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल गया, अगर उस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता क्या हो जाती है? सुनिश्चित हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर फॉर्म निकला है तो एग्जाम भी होगा और रिजल्ट भी आएगा, और आप अपना हिसाब लगा लीजिए कि मेरा उसमें कितना तैयारी करना पड़ेगा कि रिजल्ट आ जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2011 से 2022 तक इस बुक में दिया हुआ है, जिसमें से 3 सेट का हम डिस्कशन कर दिए हैं। टोटल इसमें 12 सेट दिया हुआ है। यह आपका चौथा सेट है। यह आपका कौन सा सेट है? चौथा सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन ये दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। यह प्रश्न जो आपको बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो 2015 में एग्जाम हुआ था। तो चलिए प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न है आपको कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु जो है 17/4/2014 को हुआ था। वे कौन थे? तो वे जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त क्या थे? साहित्यकार थे। आपको बताना है कि इस बार 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अब्दुल रजक गुरनाह को दिया गया है। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे बोल रहा है कि वर्ष 2014 विलम्बडन महिला एकल खिताब किसने जीता? वर्ष 2014 का विलम्बडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पेट्रा क्यूतोवा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा अभी हाल फिलहाल में 2021 में विलियमडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो 2021 के लिए इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2021 के लिए। तो 2021 में किसने जीतना है? एशले बार्टी। किसने जीत रहा है? एशले बार्टी जो है महिला विलियमडन एकल खिताब जीता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? मिस्र का राजधानी कहाँ पर है? काहिरा। यह क्या है आपका? सही है। केन्या का राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी। यह भी क्या है आपका? सही है। सूडान का राजधानी कहाँ पर है? खार्तूम। यह भी सही है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जोहान्सबर्ग बता रहा है। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर है? प्रिटोरिया है। आपसे पूछेगा आपसे कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रेंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? रेंड है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? आर.के. नारायण है। उसके बाद पूछेगा, मान लीजिएगा आपसे कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक किसने है? कौन लिखा है? चंद्रकांता। तो क्या जवाब देंगे? देवकी नंदन देंगे। और मान लीजिए कामायनी पूछ रहा है आपसे, पूछेगा आपसे कि कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर अवस्थित है। आपसे मान लीजिए पूछ देगा कि महानदी की लंबाई कितना है, तो क्या जवाब देंगे? 885 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना है? 885 किलोमीटर। और महानदी की सहायक नदी का क्या नाम है? तो ब्राह्मणी और वैतरणी जो है महानदी का सहायक नदी है।
महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में कटक के किनारे जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और कहाँ पे मतलब गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में कटक में जाकर के गिरती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको धान। धान की खेती जो है भारत में सर्वाधिक होती है। आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। कहाँ पर है? कटक में है। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछ देगा तो इसी में अगर अंतर्राष्ट्रीय लगा देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनीला। भारत में पूछेगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या जवाब देंगे? कटक। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? मनीला में है। आपसे पूछेगा कि चावल में कौन सा मतलब पदार्थ पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो चावल में जो है सबसे ज्यादा जो है थाइमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है आपसे पूछ रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इराक। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है। चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? युआन कहते हैं। चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? युआन कहते हैं। चीन की मुद्रा को क्या कहेंगे? युआन कहेंगे। ईरान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रियाल कहा जाता है। रियाल। ईरान की मुद्रा को क्या कहेंगे? रियाल कहेंगे। और इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहेंगे? इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रुपया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे बोल रहा है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण है। आपको बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा आपको खुशवंत सिंह। कौन है आपको? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी नहीं है। भारत सरकार ने कंपनी को 3 भागों में बांटा है। भारत सरकार ने कंपनी को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब अपने हिसाब से बांटे हैं 3 मतलब भाग में। मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न। मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न। तो मिनी रत्न का संख्या कितना है? मिनी रत्न कंपनी की संख्या है आपको 73 और महारत्न कंपनी की संख्या है भारत में 11 और नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? 13 है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है? 13 है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है आपसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र वन किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी आपसे पूछेगा कि गंगा नदी की लंबाई भारत में सबसे क्या है? सबसे अधिक है। भारत में गंगा नदी की लंबाई क्या है? सबसे अधिक है। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। पूछेगा आपसे कि सुंदरवन डेल्टा का फैलाव कहां से कहां तक है? तो भारत और बांग्लादेश में इसका फैलाव है। और मान लीजिए कि पूछ देगा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन वन को जो है सुंदरवन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरवन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे पूछ रहा है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कौन किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। कालिदास गुप्त वंश के महंतम शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। यानी कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। कालिदास का सबसे
महान कृति कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। पूछेगा आपसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या जवाब देंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा, सॉरी कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। आपसे पूछ रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा जो है गुप्त काल के लेखक थे। पूछेगा आपसे कि विष्णु शर्मा किस काल के लेखक थे, तो क्या जवाब देंगे? गुप्त काल के। गुप्त काल के लेखक थे विष्णु शर्मा, गुप्त काल के लेखक थे। पंचतंत्र में क्या लिखा गया है? पंचतंत्र में लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पुरुषार्थ बनने के लिए क्या बनो? धनवान बनो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग? यहाँ ब्रिटिश भारत का लिखने का मतलब क्या रीजन है? ब्रिटिश भारत लिखने का मतलब है कि 1919 का आंसर हो जाएगा 1935। तो 1935 के टाइम पीरियड में, उस टाइम तो ब्रिटिश का शासन, भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटिश भारत, यानी वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। यानी वर्मा भी है, अखंड भारत का एक टुकड़ा है वर्मा। अखंड भारत का भी एक टुकड़ा क्या है? वर्मा है, जो ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1935 में अलग हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आपसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो क्या जवाब देंगे? 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है। अब भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ईस्वी पूछेगा, मान लीजिए कि कब किया था, तो ईस्वी मान लीजिए कि पूछ रहा है हमसे, तो कब किया था? 1905 में किया था। कब किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया था? 1905 में किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले किस, पूछेगा आपसे कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु थे। यहाँ पे महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। क्रम याद करके रखेंगे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन है? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। उसके बाद जो है 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, 1905 के वाराणसी अधिवेशन में, 1905 के वाराणसी अधिवेशन के जो है अध्यक्ष भी रहे थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। सकल घरेलू उत्पाद का 5%। 2022-23 के अनुसार अगर पूछेगा आपसे, 2022-23 के अनुसार पूछेगा कि भारत का रक्षा बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.03%। 2.03%। 2022-23 के अनुसार पूछेगा कि भारत का रक्षा बजट जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है? 2.03%। बजट शब्द का वर्णन जो है भारतीय अनुच्छेद में 112वां अनुच्छेद में किया गया है, 112 नंबर के 12वें अनुच्छेद में किया गया है। तो फाइनली जो है बजट शब्द का मतलब, बजट शब्द जो आप खोजिएगा भारतीय संविधान में, तो बजट शब्द आपको वहां पे नहीं मिलेगा। तो बजट शब्द की जगह पर किस शब्द का वर्णन किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस शब्द का वर्णन किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस वर्ष सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 में। 1975 में जो सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना। उसके बाद है आपको आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1950 में। 1950 में जो है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है हस्ताक्षरित हुआ था। उसके बाद मैथमेटिक्स का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, क्या जवाब देंगे? एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जब पूछेगा तब हो जाएगा आपको सरोजनी नायडू, तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट जो है 1917 में 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और सरोजनी नायडू जो है 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। तो 1925 का अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। एनी बेसेंट का 1917 में जो अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर आपको मैथमेटिक्स दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का प्रश्न आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इधर आपको मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इस सब मैथमेटिक्स दिया हुआ है। मैथमेटिक्स के प्रश्न को आप लोग को जो है अपने से बनाना है, मैथमेटिक्स के प्रश्न को अपने से बनाने का प्रयास करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर है आपको बोल रहा है, आपको यहां से दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। पूछेगा आपसे कि गाजर में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो जल में कौन कौन विटामिन जो है घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में जंगली गधे यानी घोड़ेखोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे यानी घोड़ेखोर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण में। अब पूछेगा कच्छ का रण कहाँ पर है? तो क्या जवाब देंगे? गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। रेहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जो कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है? जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावत की संकेत करता है। आंधी या झंझावत का द्योतक है। और जब बैरोमीटर का पारा जो है धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना, इससे क्या होती है? वर्षा होने की संभावना का संकेत करता है। जब बैरोमीटर का पारा जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे कहाँ चढ़ता है? ऊपर चढ़ता है, तो यह किसका द्योतक है? यह द्योतक है आपको साफ मौसम का, सुहाना मौसम का या अच्छा मौसम का द्योतक है। जब बैरोमीटर का पारा, यहाँ 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को आप याद करके रखिए। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाएगा तो इसका मतलब है कि आंधी आने वाला है या झंझावत की संभावना है। जब बैरोमीटर की पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ वर्षा होगी, इसका मतलब सिर्फ वर्षा होगी। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ मौसम का यह संकेत है, साफ मौसम का यह संकेत है। निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी जो है सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। उसके बाद आपको निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आपको बताना है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि पूछ देगा हमको पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या जवाब देंगे? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत जो है पूछेगा, भारत बताइए कि भारत जो है पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो भारत जो है WHO ने भारत को 27 मार्च 2014 को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। किसने घोषित किया? WHO ने। पूछेगा आपसे कि पोलियो रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो जो है शरीर के रीढ़ को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रीढ़ को प्रभावित करता है। पूछेगा पोलियो कौन वायरस के कारण होता है? तो पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण होता है। पोलियो जो है पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण होता है। पूछेगा विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या जवाब देंगे? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि पूछ रहा है आपसे कि चेचक जो है किसके कारण होता है, तो चेचक और पोलियो जो है दोनों वायरस के कारण होता है। चेचक और पोलियो दोनों वायरस के कारण होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ज्वालामुखी, रिंग फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर से।
किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक हलचल से होती है। ज्वालामुखी क्रिया जब भी होगी तो पृथ्वी के आंतरिक में जब हलचल पैदा होता है तो वहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती है। पूछेगा कि आपसे कि बताइए कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वह है आपको बैरन द्वीप। उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम, उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप है। बोला एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान करती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। पूछेगा आपसे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे? एक्यूराइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। कौन चीज से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और मेरिनो ऊन जब पूछेगा कौन चीज से प्राप्त किया जाता है, या मेरिनो ऊन जो है कौन चीज से प्राप्त किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया इसका सर्वाधिक निर्यात करता है मेरिनो ऊन का। मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया सबसे निर्यात करता है सबसे ज्यादा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपको कौन सा है? महाराष्ट्र है। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र करता है। प्याज में जो है प्याज में सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। प्याज में क्या पाया जाता है? पूछेगा आपसे प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में सल्फर या गंधक पाया जाता है। प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो प्याज का सल्क यानी कंद भाग खाते हैं। सल्क यानी कंद भाग खाते हैं। सबसे अधिक गन्ना और आलू उत्पादक राज्य पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आलू और गन्ना उत्पादक राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल करती है। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन जो है केरल करती है। कौन करती है? केरल करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता या सर्वव्यापक ग्राहता है? तो सर्वव्यापक ग्राहता कौन है? ए बी है। सर्वव्यापक ग्राहता कौन है? ब्लड ग्रुप ए बी है। ब्लड ग्रुप का खोज पूछेगा आपसे किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज जो है ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में। और इसी ब्लड ग्रुप की खोज करने के उपलक्ष्य में इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार से इसे मतलब सम्मानित किया गया। ब्लड ग्रुप का जब भी बात आया है तो यहाँ पे एंटीजन का बात कर लेते हैं। किसी भी ब्लड ग्रुप में जो है दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। इसी कारण ए बी को रक्त समूह को सर्वग्राहता कहते हैं। इसलिए रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राहता कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत किसमें पाया जाता है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेब में। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पूछेगा, मान लीजिए कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चावल और गेहूं जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। मान लीजिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नारंगी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? नारंगी। और मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि आरबीसी में बताइए कि आरबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। आरबीसी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी एचजी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होगा? यह क्या होगा उस कंडीशन में? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। या पारे या पारे की सतह पर क्या करेगी? तैरेगी। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपको 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो उसको क्या बोलेंगे? सरब या ऑडियबल ध्वनि। सरब या ऑडियबल ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनि को अवसरब तरंग इंफ्रासोनिक कहते हैं। अवसरब तरंग इंफ्रासोनिक कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से अधिक जब आवृत्ति का ध्वनि हो जाएगा तो उसी ध्वनि को परासरब तरंग अल्ट्रावेव साउंड कहते हैं। अल्ट्रावेव साउंड कहते हैं। अल्ट्रावेव साउंड कहते हैं। कुत्ता और चमगादड़ जो है 20 हर्ट्ज से अधिक से आवृत्ति वाले ध्वनि सुनने में क्या है? सक्षम है। कुत्ता और चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुनने में क्या है? सक्षम है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है वह कौन सा है? नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको लैक्टिक एसिड के कारण होता है।
पूछेगा आपसे कि बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या जवाब देंगे, साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है, तो डेसिबल की मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल की प्रयोग करते हैं। भारत, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, स्फीयर पाया जाता है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें नियमित है, तो हड्डियों के विकास के लिए। हड्डियों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी दिया हुआ है, यहीं पे आंसर हो जाएगा विटामिन सी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है, तो 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 महीने। अधिकतम कितने हो सकती है, 3 महीने हो सकती है। उसके बाद कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ मिलाना है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक से होता है। कहाँ से होता है, नासिक से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सांगपो से होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम तक क्या होनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, तो इन समिति का गठन किससे आप कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का क्या हो, सदस्य नहीं हो। ऐसे सदस्य व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का क्या हो, सदस्य नहीं हो। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह सत्य नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान नहीं करेगा। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान नहीं करेगा। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो किसे प्रेषित करना होगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है, तो दल बदल मतलब 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, दल बदल संबंधी कानून की चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में जो है आपको भूमि सुधार से संबंधित कानून है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितना दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से क्या कर दिया जाएगा, पारित माना जाएगा। तो कितना दिनों के बाद माना जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 दिन के बाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया, तो किस संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को लाया गया। बताइए अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में 74वें नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। 74वें संविधान संशोधन जो है किस संस्था से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नगर पालिका। राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सी, नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद आपको हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का क्या हुआ है, गठन हुआ है। तेलंगाना का क्या हुआ है, गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, तो पूछेगा किस अनुसूची में परिवर्तन होता है, तो अनुसूची नंबर 1 में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत भी संसद को यह मतलब पावर दिया गया है, किसी भी राज्य का निर्माण आप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है एक प्रकार का राज पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी एक प्रकार का राज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह क्या है, हाथी है। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह क्या है, हाथी है। और बहुजन समाज पार्टी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सुश्री मायावती। कौन है, मायावती है। इनके अध्यक्ष कौन है, मायावती। मायावती इनके अध्यक्ष कौन है, मायावती। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे,
तो जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन था? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा स्पीकर कौन थे? ओम बिरला। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की बिहार में कितनी सीट है? 16 सीट है। बिहार में विधानसभा कितना है? 243 है। बिहार में विधान परिषद कितना है? 75 है। लोकसभा का अगर अधिकतम सीट पूछेगा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का सीट है। और विधान परिषद का सबसे अधिक सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। 403 विधान परिषद का सीट है। 2011 के जनगणना बिहार की अनुमानित आबादी है। 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना था? राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 करोड़। कितना करोड़? 10 करोड़। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितना होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में कुल जो है आपको 38 जिले हैं। और नवीनतम जिला कौन है? तो नवीनतम जिला अरवल है। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। पूछेगा बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। बिहार में कितने प्रखंड है? तो 534 प्रखंड है। बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो 40 पुलिस जिले हैं। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा तय करती है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि डुरंड रेखा किन देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड रेखा जो है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या करती है? निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित करती है। पूछेगा आपसे कि मैकमोहन रेखा कब खींचा गया? तो 1914 में खींचा गया। कब खींचा गया? मैकमोहन रेखा 1914 में। और डुरंड रेखा कब खींचा गया? 1893 में खींचा गया था। 1893 में खींचा गया था। आइए बढ़ते हैं इधर। फीफा विश्व कप फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? ब्राजील में हुआ है। किस देश में हुआ है? ब्राजील में हुआ है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपको मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से परीक्षित किया गया। तो पूछ रहा है श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद है उस देश को इंगित कीजिए जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल जो है आपको बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर में अवस्थित है। किस में अवस्थित है? जमशेदपुर में है। और एम चन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। आइए बढ़ते हैं। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? सुवा। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुवा। पूछेगा फिजी जो है किस महासागर में स्थित है? तो क्या जवाब देंगे? फिजी जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सुदरक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। ओडिशा का क्या है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। मणिपुरा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी। कथकली और मोहिनी नाट्यम कहाँ का है? केरल का है। कथकली और मोहिनी नाट्यम कहाँ का है? केरल का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? गोरा जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न जो आपको वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न किसे मिला? तो राइट SR तेंदुलकर और पड़ोसी NR राव को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लास्ट प्रश्न आपको भोपाल ए प्रेयर फॉर एन ए फिल्म जो हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनेट। किस गैस का मतलब रिसाव हुआ था?
मिथाइल आइसोसाइनेट का। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।